वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से कि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसका इंतखाब कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन कि अमेरिका का सदर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। उसके बाद प्राइमरीज एंड कॉकसेस ये क्या होते हैं। उसके बाद नेशनल कन्वेंशन क्या होती है, इसमें जो डेलीगेट्स आते हैं ये कौन होते हैं। उसके बाद सबसे अहम पॉइंट इलेक्टोरल कॉलेज ये क्या होता है और इसमें जो इलेक्टर्स आते हैं वो कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, इनका क्या रोल होता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद फाइनल फेज़ और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इस सारे प्रोसेस में क्या रोल होता है, इसको हम देखेंगे। और सबसे आखिर में इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का क्या तरीका है, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से कि अमेरिका में सदर का इंतखाब कैसे होता है इसके हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन शॉर्ट के अमेरिका का सदर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन का होना लाजमी है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ अमेरिका। क्या आप अमेरिका के अंदर पैदा हुए हो, नेचुरल बॉर्न सिटीज़न हो। इसके बाद आपकी कम से कम उम्र 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद रेजिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर एटलीस्ट 14 ईयर्स हो, यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर पैदा होकर आप कहीं और चले गए और फिर जब इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर आप वापस आ गए। तो कम से कम अमेरिका के अंदर आप 14 साल के लिए रहे हो, ठीक है। तो ये वो क्वालिफ़िकेशन है जो कि अमेरिका का सदर बनने के लिए आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये है, अमेरिका में आप पैदा हुए हैं, 35 आपकी एज है और आप 14 साल तक अमेरिका के अंदर रहे हैं, तो फिर आप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि अमेरिका का जो सदर होता है वो 4 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो ये मुख्तसर सी क्वालिफ़िकेशन है अमेरिका का सदर बनने के लिए। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरीज एंड कॉकसेस। अब ये अमेरिका का सदर बनने के लिए पहला स्टेप है, प्राइमरीज एंड कॉकसेस। अब ये क्या होती हैं इसके हवाले से मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। अब अमेरिका के अंदर हम जानते हैं 2 पार्टी सिस्टम है। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी है और एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी पार्टीज़ भी हैं, लेकिन ये 2 मेन पार्टीज़ हैं। अब प्राइमरीज और कॉकसेस क्या होती हैं। अब जब भी अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, जिस तरह 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट आएगा और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट आएगा। अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ये यहाँ पर आने से पहले इनकी प्राइमरीज के ज़रिए और कॉकसेस के ज़रिए सिलेक्शन होती है। मिसाल के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी है, तो फ़र्ज़ करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने से पहले रिपब्लिकन पार्टी के अंदर 4 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो चाहते थे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि जो 5 नवंबर 2024 को फाइनल होना है उसमें हम पार्टिसिपेट करें। तो रिपब्लिकन पार्टी से 4 बंदे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फाइट करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है फाइट तो एक बंदे नहीं करना है। तो इन 4 में से एक का इंतखाब इन प्राइमरीज और कॉकसेस के ज़रिए अमेरिका में किया जाता है। इसी तरह आप इसको डेमोक्रेटिक पार्टी पे अप्लाई कीजिए। फ़र्ज़ करें डेमोक्रेटिक पार्टी में 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा और 5 नवंबर 2024 को मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फाइट करूंगा, कॉन्टेस्ट करूंगा। तो इन 10 में से जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तो एक ही नॉमिनेट होगा, तो वो जो एक होगा वो प्राइमरीज और कॉकसेस के ज़रिए होता है। तो अब हम देखते हैं प्राइमरीज और कॉकसेस क्या होती हैं। तो प्राइमरीज और कॉकसेस जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये छोटे लेवल पे अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं कि जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सदर बनना चाहते हैं उनकी फाइनल सिलेक्शन की जाती है। फाइनल सिलेक्शन आगे मैं आपको बताऊंगा नेशनल कन्वेंशन में होती है, तो यहाँ पर उसकी एक बेस बन जाती है। तो प्राइमरीज क्या होती हैं। प्राइमरीज बेसिकली इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है ईच स्टेट हेल्ड्स प्राइमरी। जो स्टेट होती है ये प्राइमरी हेल्ड करती है। वोटर्स गो टू पोलिंग एंड वोट, वो पोलिंग स्टेशन में जाते हैं और वो वोट करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी से फ़र्ज़ करें 4 बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन फ़ाइट करें, तो ये 4 के चारों के नाम फ़र्ज़ करें किसी एक स्टेट में कैलिफोर्निया में प्राइमरी हो रही है, तो कैलिफोर्निया में जो वोटर्स आएंगे वो वोट करेंगे और इन 4 में से किसी एक को या प्रेफरेंस करेंगे कि पहली प्रेफरेंस ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। इसी तरह 50 के 50 स्टेट्स के अंदर अमेरिका में चूँकि 50 स्टेट्स हैं तो वहाँ पर प्राइमरीज होंगी और वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नॉमिनेट हो जाएगा और 5 नवंबर 2024 को जो इलेक्शन होने हैं या जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं उसमें वो एज आ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट करेगा। और सेम यही बात आप डेमोक्रेटिक पार्टी पे अप्लाई कीजिए। तो प्राइमरी से हमने ये सीखा कि ये बेसिकली इलेक्शंस होते हैं जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इस तरह प्राइमरीज 2 तरह की होती है, एक ओपन प्राइमरी होती है और एक क्लोज्ड प्राइमरी होती है। ओपन प्राइमरी क्या होती है, इसमें
कोई भी बंदा आके वोट कर सकता है। यानी फ़र्ज़ करें रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी हो रही है, तो रिपब्लिकन पार्टी के 4 कैंडिडेट्स हैं, तो उनको कोई भी बंदा आके वोट कर सकता है। इसको आप यहाँ से समझिए क्लोज्ड प्राइमरी। क्लोज्ड प्राइमरी में क्या होता है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी हो रही है, तो इसमें सिर्फ वो वाले वोटर्स आके वोट करेंगे जो कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक हो गया। और अगर ओपन हो रही है तो इसमें रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर भी आ सकते हैं और डेमोक्रेटिक के भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। तो जो प्राइमरी है ये कुछ स्टेट्स में ओपन होती है और कुछ स्टेट्स में क्लोज्ड होती है। इसी तरह इसके बरक्स दूसरा होता है कॉकसेस का प्रोसीजर। यानी ये प्राइमरी और कॉकसेस दो प्रोसेस हैं। तो कॉकसेस आर प्राइवेट मीटिंग्स रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर मैंने लिखा था ईच स्टेट हेल्ड प्राइमरीज। तो स्टेट जो प्राइमरीज होती हैं ये स्टेट्स हेल्ड करती हैं, और जो कॉकसेस होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज हेल्ड करती हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट्स होती हैं ये इलेक्शन करवाती हैं और किसी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नॉमिनेट करने में या उसको चूज़ करने में हेल्प करती हैं। लेकिन कॉकसेस में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये बेसिकली किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चूज़ करने में हेल्प करती हैं। और ये प्रोसीजर बहुत कम इस्तेमाल होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, अमेरिका के अंदर सिर्फ 9 स्टेट्स ऐसी हैं जो कॉकसेस का इस्तेमाल करती हैं। यानी वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्लोज्ड मीटिंग करती हैं, यानी ग्रुप्स बैठते हैं, चंद लोग भी आप कह लें, कुछ सपोर्टर भी बैठ जाते हैं, और वहाँ पर उसी जगह बैठे बिठाए ये फैसला कर लिया जाता है कि कौन सा बंदा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से या डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करेगा। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रन बाय पार्टीज़ क्लोज मीटिंग्स। ये क्लोज मीटिंग्स होती हैं पार्टीज़ की जिसमें ये कॉकसेस होती हैं। इसी तरह आयोवा कॉकसेस। आयोवा अमेरिका के अंदर स्टेट है। ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ये प्राइमरीज और कॉकसेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कॉकसेस होता है वो आयोवा में होता है। तो इस लिहाज से जो आयोवा कॉकसेस है ये बड़ा अहम होता है, क्योंकि इसमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से बंदे हैं जो कि अब फाइट करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, और बाकी जो 49 स्टेट्स हैं उसमें कौन कौन से यानी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो कि फाइनल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं वो कौन से होंगे। तो चूँकि ये सबसे पहला कॉकसेस होता है लिहाजा इस हवाले से ये बड़ा अहम है। इसके अलावा ये जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिर्फ 9 स्टेट्स में ये इस्तेमाल होता है और पार्टीज़ भी बड़ा कम इसको इस्तेमाल करती हैं। जो रिपब्लिकन पार्टी है वो आलमोस्ट 12 कॉकसेस यानी कि इसका इंतज़ाम करती हैं, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें सिर्फ 4 कॉकसेस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी तौर पे अमेरिका के अंदर प्राइमरीज़ का जो मेथड है इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को फाइनलाइज करने में। तो ये था प्राइमरीज़ और कॉकसेस के हवाले से मुख्तसर ये कि ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मेन जो इलेक्शन होते हैं उनसे पहले फाइनलाइज करने में हेल्प करती हैं कि कौन सा बंदा डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ठीक है। ये प्रोसेस जनवरी से शुरू हो जाता है, यानी जनवरी 15 को जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कॉकसेस करती है, और उसमें जितने भी रिपब्लिकन पार्टी से यानी रिपब्लिकन पार्टी से जो भी बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो 4, 5, 6, 7 जितने भी होंगे वो बैठेंगे, और जनवरी 15 को कॉकसेस होगी जिसमें उनके जो नाम है वो फाइनलाइज किए जाएंगे। इस तरह जनवरी 23 को न्यू हेमिस्फेयर में प्राइमरी होगी जिसमें जो कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइनल हो गए हैं, फ़र्ज़ करें 5 हो गए हैं, तो 5 की यहाँ पे प्राइमरी होगी। फिर वोट्स का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी जो पहली प्राइमरी है वो 3 फरवरी को होगी। ठीक है। इस तरह फरवरी 6 को उसकी दूसरी प्राइमरी। ये सारी स्टेट्स के नाम लिखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये सारा जो शेड्यूल है ये इलेक्शन 2024 के हवाले से है। ठीक है। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। प्राइमरीज़ और कॉकसेस के बाद जो दूसरा बड़ा मरहला आता है वो होता है नेशनल कन्वेंशन। अब जो नेशनल कन्वेंशन होती है ये डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी अलहदा से करती है और जो रिपब्लिकन पार्टी है ये अपनी अलहदा से करती है। अब ये जो सारा शेड्यूल हमने लिखा है, प्राइमरीज़ भी होंगी, कॉकसेस भी होंगी, सारा कुछ हो गया। अब क्या होगा, ईच पार्टी हेल्ड इट्स नेशनल कन्वेंशन। हर पार्टी जिस तरह मैंने बताया अपनी नेशनल कन्वेंशन करेगी। इट इज़ द प्लेस वेयर फाइनल प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज सिलेक्टेड। अब जितने भी एस्पायरिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे जो कि प्राइमरीज़ और कॉकसेस में फ़ाइट कर रहे थे, ठीक है, फ़र्ज़ करें डेमोक्रेटिक पार्टी से 4 बंदे फाइनलाइज हुए हैं कि इनको सबसे ज़्यादा वोट्स पड़े हैं। रिपब्लिकन पार्टी से भी फ़र्ज़ करें 4 बंदे फाइनल हो गए कि जिनको सबसे ज़्यादा प्राइमरीज़ और कॉकसेस में सपोर्ट मिली है। अब इन 4 बंदों में से एक बंदा चूज़ करना है, इधर से भी एक बंदा चूज़ करना है, तो वो कहाँ पर होगा, नेशनल कन्वेंशन में। अब यहाँ पर एंट्री होती है डेलीगेट्स की फ्रॉम प्राइमरीज एंड कॉकसेस। अब ये डेलीगेट्स कौन होते हैं, पार्टी एक्टिविस्ट एंड लोकल लीडर्स। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता ये है, ये जो प्राइमरीज और कॉकसेस हो रहे हैं यहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन को, तो वो फाइट करते हैं। अब जिस स्टेट से जिस कैंडिडेट को जितने वोट्स मिलते हैं उसको उस पार्टी को उतने डेलीगेट्स दिए जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि न्यू हेमिस्फेयर में एक प्राइमरी हो रही है। ठीक है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से 4 कैंडिडेट्स हैं जो कि फ़ाइट कर रहे हैं, और चारों कैंडिडेट्स को यानी कि पहला जो कैंडिडेट था उसको फ़र्ज़ करें ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, दूसरे को कम दिए, तीसरे को उससे कम और चौथे को उससे कम।
अब ये जो 4 कैंडिडेट्स हैं, इन 4 कैंडिडेट्स को न्यू हेमिस्फेयर जो स्टेट अमेरिका की, वहाँ से कुछ डेलीगेट्स मिलेंगे जो कि फाइनली इस नेशनल कन्वेंशन में आके उसको वोट्स देंगे। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसके पूरे अमेरिका में टोटल 4750 डेलीगेट्स होंगे, ठीक है। और किसी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, जिस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी है तो इसके टोटल 4 कैंडिडेट्स यहाँ पे फर्ज करें फाइनलाइज हुए हैं। तो नेशनल कन्वेंशन में इस डेमोक्रेटिक पार्टी के जो 4 लीडर्स हुए हैं, इनमें से एक लीडर निकलने के लिए 2375 यानी इतने वोट्स उसको चाहिए होंगे। जब उसको इतने वोट्स मिल जाएंगे, यानी इन डेलीगेट्स के वोट्स मिल जाएंगे, तो वो बंदा फाइनल हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से कि अब जो 5 नवंबर को इलेक्शन होना है उसमें वो एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी फाइट करेगा। इसी तरह जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके टोटल 2551 डेलीगेट्स हैं, ठीक है। और किसी एक बंदे को फाइनलाइज करने के लिए 1276 इतने वोट्स चाहिए होती हैं उन डेलीगेट्स के। तो डेलीगेट्स का रोल बेसिकली क्या होता है कि नेशनल कन्वेंशन में जाके अपनी अपनी स्टेट के, यानी जिस तरह ये न्यू हेमिस्फीयर स्टेट है तो यहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने पहली प्रेफरेंस दी, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी। तो ये जो डेलीगेट्स हैं ये नेशनल कन्वेंशन में आके इस चीज़ को पूरा करेंगे और ये जो 4 कैंडिडेट्स हैं इसमें से वो बताएंगे कि हम इसको चाहते हैं या इसको चाहते हैं या इसको चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस पार्टी से 2375 जिसको वोट पड़ गए डेलीगेट्स के, तो वो फाइनलाइज हो जाएगा कि ये बंदा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फ़ाइट करेगा। तो ये जो डेलीगेट्स होते हैं ये बेसिकली कौन होते हैं? पार्टी एक्टिविस्ट होते हैं, लीडर्स होते हैं, प्लेस्ड भी हो सकते हैं और नॉन प्लेस्ड भी हो सकते हैं। अब ये भी एक बड़ा पॉइंट है। प्लेस्ड डेलीगेट्स वो होते हैं जो कि जिस स्टेट से वो आते हैं वहाँ के वोटर्स ने जैसा उनको कहा होता है वो उसी को आगे जाके सपोर्ट करते हैं। यानी कि प्राइमरीज में बेसिकली इनडायरेक्ट ये जो डेलीगेट्स होते हैं ये सिलेक्ट हो रहे होते हैं। तो न्यू हेमिस्फीयर से फर्स्ट करें 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, पहले को ज़्यादा वोट्स मिले, दूसरे को कम, तीसरे को कम, चौथे को कम। तो जो डेलीगेट्स यहाँ से आएंगे, ठीक है, वो प्लेस्ड होंगे कि हमने जाके उसी बंदे को सपोर्ट करना है जिस बंदे को नंबर 1 पे सिलेक्ट किया गया था, ठीक हो गया। इसी तरह या फिर वो पहले से ही वोटर्स के साथ प्लेज करके आएंगे कि हम इस बंदे को सपोर्ट करेंगे जो दूसरे नंबर पर आया है। तो प्लेस्ड ये होते हैं। नॉन प्लेस्ड ये होते हैं कि डेलीगेट्स नेशनल कन्वेंशन में आके जिस मर्जी बंदे को वोट दे दें, जिस मर्जी को वो अपने तौर पे सपोर्ट करते रहें, ठीक हो गया। इस तरह इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कम से कम इतने डेलीगेट्स के वोट्स चाहिए। इस तरह द कैंडिडेट हु गेट्स मोस्ट वोट्स, तो जाहिर सी बात है वो फाइनलाइज हो जाता है कि ये बंदा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कॉन्टेस्ट करेगा। तो ये था नेशनल कन्वेंशन के हवाले से मुख्तसर ये कि प्राइमरीज और कॉकसेस के बाद नेशनल कन्वेंशन होती है। प्राइमरीज और कॉकसेस से डेलीगेट्स आते हैं जो कि फाइनली चूज़ करते हैं कि कौन सा बंदा डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी से एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फाइट करेगा। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे अहम पॉइंट इलेक्टोरल कॉलेज। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसका रोल सबसे अहम होता है। इसमें इलेक्टर्स होते हैं, ये कौन होते हैं इसको हम क्लियर करेंगे। इससे पहले इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 538 इलेक्टर्स, इसमें टोटल 538 इलेक्टर्स होते हैं। अब ये फिगर जो 538 है ये कैसे आता है? ये ऐसे आता है कि जो अमेरिकन इलेक्टर्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में जो इलेक्टर्स होते हैं उनकी तादाद बराबर होती है मेंबर ऑफ कांग्रेस के, प्लस 3 जो होते हैं वो वाशिंगटन डीसी से आते हैं। तो जिस तरह हम जानते हैं कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, यानी कांग्रेस का जो पार्ट है उसमें 435 मेंबर्स हैं, जो सेनेट है उसमें 100 हैं। तो टोटल ये बन गया 535। इसमें 3 ऐड कर देंगे वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है। तो इस तरह से ये टोटल 538 बनता है। यहाँ पे ये याद रहे कि ये जो 538 इलेक्टर्स हैं इनका ताल्लुक ना कांग्रेस से है, ठीक है, यानी कि ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से है और ना ही सेनेट से है, बल्कि ये अलहदा से होते हैं। इनको अलहदा से चूज़ किया जाता है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उससे पहले और उसके बाद इन इलेक्टर्स का कोई रोल नहीं होता। इनका रोल सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ही होता है। वो कैसे होता है इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे। इससे पहले अ कैंडिडेट नीड्स 270 वोट्स, ठीक है। तो 538 टोटल है, तो इसका ऑलमोस्ट अगर हम हाफ करेंगे, सिंपल मेजोरिटी देखेंगे तो 270 बनेगा। तो इतने वोट्स चाहिए कि सदर बनने के लिए। जो 2020 में इलेक्शन हुए थे उसमें जो बाइडन था उसको 306 मिले थे और जो ट्रंप था उसको 232 मिले थे। तो जाहिर सी बात है 270 चाहिए, तो बाइडन 306 ले गया। तो जाहिर सी बात है बाइडन अमेरिका का सदर बन गया। तो अब हम देखेंगे कि 5 नवंबर 2024 को जो इलेक्शन अमेरिका में होंगे उसमें कौन बंदा कितने इलेक्टोरल वोट्स लेगा। तो ये तो हो गया इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से। इसको मज़ीद हम देखते हैं कि ये जो इलेक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं। तो इलेक्टर्स सिलेक्टेड बाय पार्टी इनको सिलेक्ट करती है टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स वोटर्स, के वो स्टेट्स के वोटर्स को रिप्रेजेंट करें। अब इसमें आप ये डायग्राम्स देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अमेरिका का मैप है और इसके अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट से कितने इलेक्टर्स आएंगे उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। जिस तरह ये कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, 54 इलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह एरिज़ोना इसमें 11 होते हैं, टेक्सास में 40 होते हैं, ठीक हो गया। फ्लोरिडा में 30 हैं। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं कि किस स्टेट से कितने हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब हो रहे होते हैं तो जो वोटर्स होते हैं यानी अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं वो असूली तौर पर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है, यानी फ़र्ज़ करें ये बाइडन है और ट्रंप है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटर्स इन दो कैंडिडेट्स को वोट नहीं दे रहे होते, वो असल में वोट दे रहे होते हैं इलेक्टर्स को। अब अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री देखें तो जब अमेरिका का आगाज़ हुआ तो टेक्निकली इसके पीछे रीज़न ये थी, जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका मानना ये था कि जो इलेक्टर्स होंगे, ठीक है, अवाम इलेक्टर्स को चूज़ करेगी और इलेक्टर्स बाद में जाके प्रेसिडेंट को चूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि इलेक्टर्स जो कि ज़्यादा समझदार होते हैं या उनको ज़्यादा समझ-बूझ होती है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेसिडेंट को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया, ये जो कम्युनिकेशन है, मीडिया है, ये चीज़ें, इंटरनेट, ये चीज़ें आ गई, तो अब आवाम को एडवांस में ही पता होता है कि कौन सा इलेक्टर किस कैंडिडेट को जाके बाद में वोट देगा। तो इस तरह से जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ठीक है, ये एक तरह से डायरेक्ट बन गया। तो पहले ये इनडायरेक्ट था, अब ये डायरेक्ट बन चुका है। तो जिस तरह मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टर्स यानी कि बाइडन और ट्रंप इस स्टेट से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें इस स्टेट से जो बाइडन है वो ज़्यादा वोट्स ले गया है, ठीक है। तो ये जो 54 के 54 इलेक्टर्स हैं ये सारे के सारे बाइडन को मिलेंगे। इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल। तो ये अमेरिका की सारी रियासतों में ऐसा ही होता है। इस तरह टेक्सास है, तो फ़र्ज़ करें टेक्सास से ट्रंप जीत गया है, ठीक है। यहाँ का जो पॉपुलर वोट है वो ट्रंप को पड़ा है, ज़्यादा वोट्स ट्रंप को पड़े हैं। तो ये जो 40 के 40 इलेक्टर्स हैं, इलेक्टोरल वोट्स हैं, ये सारे के सारे ट्रंप को मिल जाएंगे। तो जिस स्टेट से जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट ले लेगा उस स्टेट के सारे जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो उस कैंडिडेट को मिल जाएंगे। तो इसको मज़ीद आगे देखते हैं। इसी तरह दे आर प्लेस्ड टू अ प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, जिस तरह मैंने आपको लिखा है कि जब आवाम वोट डालने जाती है इन इलेक्टर्स को, तो आवाम को पहले ही पता होता है कि जिस इलेक्टर को मैं चूज़ करने लगा हूँ ये बंदा बाद में या तो बाइडन को चूज़ करेगा या ट्रंप को चूज़ करेगा। तो शुरू में ऐसा नहीं था चूँकि ये इंटरनेट मैस मीडिया नहीं था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डायरेक्ट बन चुका है। तो जो इलेक्टर जिसने कहा होता है कि अच्छा अगर आप मुझे वोट देंगे तो बाद में मैं जाके इस प्रेसिडेंट को चूज़ करूँगा, तो वो कैंडिडेट फिर उस हिसाब से उसको चूज़ करता है। पीपल हु वोट टेक्निकली वोट फॉर इलेक्टर हु इज़ प्लेस्ड, जो कि यानी कि उसने वादा किया होता है कि मैं उसको बाद में ट्रंप या बाइडन को चूज़ करूँगा, ठीक है। तो टेक्निकली लोग इलेक्टर को ही चूज़ कर रहे हैं, वो बाइडन या ट्रंप को चूज़ नहीं कर रहे। इसी तरह द कैंडिडेट हु विंस मेजॉरिटी ऑफ वोट इन अ स्टेट टेक्स ऑल वोट्स, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि टेक्सास में अगर ट्रंप जीत गया, सारे जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं वो ट्रंप ने जीते हैं, तो 40 के 40 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो ट्रंप को मिल जाएंगे। और सिमिलरली अगर दूसरा जीता तो फिर उसको मिल जाएंगे। इसी तरह टेक्निकली इलेक्टर्स कैन चूज़, यानी जो इलेक्टर्स होते हैं उनके पास ये चॉइस होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जाके जिसको मर्ज़ी बाइडन को चूज़ कर लें चाहे ट्रंप को चूज़ कर लें। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि पीपल को, चूँकि लोगों को पहले पता होता है कि कौन सा इलेक्टर किसको वोट देगा, लिहाजा वो उसके मुताबिक इलेक्टर्स को वोट डालते हैं और इस तरह से पहले से ही पता होता है कि कौन सा बंदा या किस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलेंगे। तो ये था इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक हो गया। इसके हवाले से मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज में और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फाइनल फेज़ आता है, ठीक है, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपना रोल प्ले करता है। अब ये जो पीछे इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में सारे वो इलेक्टर्स को चूज़ कर लिया गया। दैट कैंडिडेट हु रिसीव मैक्सिमम इलेक्टोरल वोट वो विन कर जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमने एग्जांपल भी देखी, बाइडन को 2020 में 306 मिले थे, तो जाहिर सी बात है बाइडन जीत गया। इलेक्टर्स मीट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड वोट, तो ये प्रोसेस भी थोड़े अरसे बाद होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि नवंबर 5 2024 को इलेक्शन होंगे, उसके बाद दिसंबर 17 2024 को इलेक्टर्स कास्ट देयर इलेक्टोरल वोट। तो ये जो बाद में उन्होंने मिलते हैं यानी स्टेट्स के अंदर जाके वो कब मिलेंगे, 17 दिसंबर 2024 को, ठीक हो गया। तो ये काफ़ी यानी कि तकरीबन महीना डेढ़ का बीच में गैप आ जाता है। इसी तरह एवरी स्टेट सेंड रिपोर्ट ऑफ वोटिंग रिजल्ट टू चेयरमैन ऑफ सेनेट, ठीक है। बाद में जब ये इलेक्टर्स अपने वोट डाल देंगे तो वो अपनी जो हर स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं, तो 50 के 50 स्टेट्स एक रिपोर्ट सेंड करेंगे चेयरमैन ऑफ सेनेट को, जिसमें लिखा होगा कि किन इलेक्टर्स ने किन को चूज़ किया। तो टेक्निकली आवाम को पहले ही 5 तारीख को ही पता होगा कि कौन बंदा जीत रहा है। फाइनली इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द वन हू गेट्स 270, यानी कम अज़ कम जिसको इतने मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। अब फ़र्ज़ करें ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि किसी कैंडिडेट को भी 270 नहीं मिलते, ठीक है, या डेड लॉक हो जाता है, बराबर आ जाते हैं, या किसी तरह से किसको भी इतने वोट्स नहीं मिलते, तो फिर क्या होगा, फिर सारी की सारी गेम आ जाती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे, ठीक हो गया। फिर जो इलेक्टर्स होता है इनका रोल ख़त्म हो जाता है। अब इस सूरत हाल में क्या होता है, इफ़ नो कैंडिडेट गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट, ठीक है। और ऐसा कब हुआ, या तो एक बार 1800 में हुआ और एक बार 1824 में हुआ, यानी ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेसिडेंट को चूज़ किया है।
है। अब इस सूरत हाल में क्या रूल्स होते हैं? इस सूरत हाल में रूल्स ये होते हैं कि जिस तरह हम जानते हैं कि अमेरिका के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर टोटल 435 मेंबर्स हैं। लेकिन जब इस तरह का डेडलॉक हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये सिर्फ 2 बार ही हुआ है, लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाता है 2020 में ऐसा हो जाता है, तो ये जो 435 मेंबर्स हैं ये ख़त्म हो गए। अब 50 रियासतें हैं, हर रियासत से एक जो डेलीगेट है वो आएगा, तो इस तरह से टोटल बन गया 50 डेलीगेट। तो 50 का अगर हाफ करें तो 25 बनता है, तो उसका अगर हम एक ऐड करते हैं तो 26 बनता है, यानी कि जिसको हम सिंपल मेजॉरिटी कहेंगे। तो अगर डेडलॉक होता है तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट करेगा जो पहले 3 टॉप के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक हो गया। तो उसमें जो 26 वोट्स जिसको मिल जाएंगे वो बंदा अमेरिका का सदर बन जाएगा। तो इस तरह से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ये अपना रोल प्ले कर सकता है अमेरिका के सदर को चूज़ करने में। इसी तरह जो सेनेट होती है वो वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करती है। सेनेट में चूँकि हम जानते हैं टोटल 100 कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, 100 का आप करें 50-50 में एक ऐड करते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी 51 बनती है। तो इसी तरह अगर वाइस प्रेसिडेंट में भी मसला बन गया है कि कोई भी जीत नहीं रहा, तो फिर जो सेनेट होगा उसमें जिसको 51 वोट्स सेनेटर्स दे देंगे वो बंदा अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका जो सारा का सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसी तरह फाइनल फेज़ में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि नवंबर 5, 2024 को अमेरिका में इलेक्शन होंगे। 17 दिसंबर 2024 को जो इलेक्टर्स हैं वो अपने वोट कास्ट करेंगे। फिर जनवरी 6, 2025 जो कांग्रेस है वो उसको काउंट करेगी और सर्टिफाई करेगी कि कौन बंदा किसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं। और जनवरी 20, 2025 यानी 20 जनवरी 2025 को जो अमेरिका का नया सदर होगा जिसको भी ज़्यादा वोट्स पड़ेंगे, आया कि वो डोनाल्ड ट्रंप है या कमाला हैरिस है, उसको जो इनागुरेशन है पब्लिकली कर दी जाएगी और वो अमेरिका का नया सदर होगा। तो इस तरह से जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ठीक है, वो अपना शुरू से प्राइमरी और कॉकस से लेके अपनी इनागुरेशन का सफ़र इस तरह से तय करता है। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि अमेरिका का सदर तो सिलेक्ट हो गया, अब अगर हम उसको हटाना चाहते हैं, उसकी इम्पीचमेंट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। अब अमेरिका का सदर जिस तरह हम जानते हैं कि 4 साल के लिए इलेक्ट होता है। अमेरिका के सदर को आप हटा नहीं सकते, यानी जिस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि आप वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं तो आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है। तो अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के किसी भी मेंबर को ऐसा लगता है कि जो सदर है वो सही काम नहीं कर रहा, या वो करप्शन कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है, तो कोई भी मेंबर इसको स्टार्ट कर सकता है। यानी वो चार्जेस लिखेगा, यानी कि ये प्रेसिडेंट ये काम गलत कर रहा है, या जो भी मसला है वो उसको स्टार्ट कर सकता है, ठीक हो गया। चार्जेस उस पर लेवी करेगा, उसके बाद वो उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लेके आएगा। वहाँ पर टोटल जिस तरह हम जानते हैं 435 है, उसका ऑफ करें तो 218 है। तो कम से कम इतनी अगर वो यानी सिंपल मेजॉरिटी ले लेता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, 218 मेंबर उससे राज़ी होते हैं कि हाँ वाकई ये प्रेसिडेंट गलत है, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। अभी सदर एक हाउस से इम्पीच हुआ है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर 218 मेंबर्स इम्पीच कर देते हैं तो उसके बाद जो ये काम है ये सेनेट में जाएगा। आफ्टर दिस सेनेट हेल्ड अ ट्रायल। सेनेट के अंदर जो चीफ जस्टिस होता है अमेरिका का, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रिजाइड ओवर द ट्रायल, वो इसकी सदारत करता है। और फिर सेनेट के अंदर अगर 2/3 जो कि बनते हैं 67 सेनेटर्स भी अगर ये कह दें कि वाकई ये जो सदर है इसको इम्पीच करना चाहिए या इसके ख़िलाफ़ ये जो चार्जेस लगे ये सही हैं, तो उसके बाद जो सदर है वो ऑफिशियली इम्पीच हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब ऐसा है कि अमेरिका की तारीख में एक भी ऐसा सदर नहीं है जिसको दोनों हाउसेस से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों से इम्पीच किया गया हो। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ सदर ऐसे हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीच किया गया है। और ट्रंप अमेरिका की सदर में पहले वो सदर हैं जिसको 2 बार 2019 में और 2021 में इम्पीच किया गया, ठीक हो गया। तो ये जितने भी एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से किया गया, सेनेट से नहीं किया गया, सेनेट से ये बच गए थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सदर इम्पीचमेंट के ज़रिए हटा नहीं है। हाँ, अलबत्ता HOR से वो इम्पीच ज़रूर हुआ है। इस तरह नो US प्रेसिडेंट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय दिस मेथड, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह निक्सन के बारे में ये कहा जाता है, रिचर्ड निक्सन के बारे में, जो कि 1974 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, कि अगर ये इस्तीफ़ा ना देते तो फिर ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी और सेनेट से भी इन्होंने इम्पीच हो जाना था। तो उन्होंने उससे पहले इस्तीफ़ा दे दिया, तो इस तरह से ये बच गए। तो
तो ये था अमेरिका के अंदर सदर को इम्पीच करने का प्रोसेस और ओवरऑल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो सदर है उसका कैसे इंतखाब किया जाता है। इसमें ख़ास तौर पे जो प्राइमरीज़ हैं, जो नेशनल कन्वेंशन है, इलेक्टोरल कॉलेज है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो रोल है, ये सबसे अहम है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यूके का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल साइंस के बाकी टॉपिक्स जिस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, लॉ क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है, इस तरह जो आइडियोलॉजीज़ हैं, इंडिविजुअलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, इसी तरह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाकिस्तान की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और इस तरह की जो बाकी टॉपिक्स हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।